हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने स्टार्ट किए थे, तो आज के सेशन में भी हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 2022 में आपका प्रश्न पत्र आया है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से और किस किस टॉपिक से, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर 2022 का निर्देश देख लिए थे, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर सीख लिए थे कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उत्तर देंगे। ओके, ये एमसीक्यूज थे आपके। उसके बाद किन्हीं दो प्रोटीनों के नाम आपने बताया, कैरोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया। ओके, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन। अंडा जल में डालने के बाद फूल जाता है और NaCl में डालने के बाद सिकुड़ जाता है। के अलावा हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर आपके जो हेलो एरीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, तो इसका रीजन भी हमने देख लिया था। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक होते हैं, जबकि आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व किनको कहा जाता है बच्चे? जिनमें अपूर्ण भरे हुए डी कक्षक होते हैं, या आप क्या कहेंगे कि जिनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो फुली फिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, या कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, तो उनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो जब आप कह रहे हैं कि सिल्वर में आपके पूर्ण भरे हुए डी कक्षक हैं, तो वो फिर संक्रमण तत्व कैसे है? तो इसमें होता क्या है, इसमें 571 होता है, यानी 5s1, यानी कि जो s की ऑर्बिटल है उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है और d की ऑर्बिटल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया जाता है, d की, और जब यहाँ से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपका ये नॉर्मली रहता है, ठीक है, लेकिन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाते हैं, एक आपका d ऑर्बिटल से जाता है, एक s ऑर्बिटल से जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी वो कंप्लीटली फिल नहीं रह जाता है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि जो सिल्वर है वो 4d10 भी है, लेकिन उसको तब भी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जालक बिंदु यानी कि लैटिस पॉइंट को समझा था। लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो लैटिस पॉइंट आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसी भी सॉलिड के, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या बताता है, वो आपका लैटिस पॉइंट यानी कि जालक बिंदु से कहते हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल को बताने वाले पैरामीटर्स क्या क्या थे? एक तो लेंथ होता है जो एज का, और दूसरा क्या होता है, जो एंगल बनता है, ठीक है, एजेस के बीच में। शॉर्टकी और फ्रैंकेल डोज हमने समझा था। देन एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एल्किल हैलाइड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और वाटर बॉन्ड जो है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड और वाटर। ठीक है, यानी कि पहले से ही एल्किल हैलाइड आपका एक कंपाउंड है, उसके अपने बॉन्ड है, वाटर एक कंपाउंड है, उसके अपने बॉन्ड हैं। तो जो दोनों के अपने अपने बॉन्ड हैं, वो जब एल्किल हैलाइड को वाटर में मिलाया जाएगा, जल में मिलाया जाएगा, तो एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उस बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि वो मिसिबल नहीं हो पा रहा है, यानी वो एल्किल हैलाइड जल के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है उतना स्ट्रांग। ओके, तो इसीलिए वो कैसा है, अमिश्रणीय है या इमिसिबल है, दो इट इज पोलार। ओके, जबकि ये कैसा है, पोलार है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है? तो नॉर्मल कंडीशंस में आपके जो क्लोरोबेंजीन है उसका जल अपघटन नहीं होता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में जहां पर कि क्या किया जा रहा है, इसका हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है इसे इन एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लिया जा रहा है, और टेम्परेचर आपका 623 केल्विन एंड प्रेशर रखा जा रहा है 300 atm, और क्या बनता है वहां पर बच्चे, वहां पर बन जाता है फिनॉल। ओके,
तो इस तरीके से तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन जो है वो नॉर्मल सामान्य परिस्थितियों में क्या नहीं करता है, जल अपघटन नहीं करता है, लेकिन अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है, हीट किया जाता है 623 केल्विन तापमान पर और 300 एटीएम का प्रेशर दिया जाता है, तो ये फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब आपका एक न्यूमेरिकल है, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका मास परसेंटेज का क्वेश्चन है, जहां पर आपने क्या कहा था कि किसी भी कंपोनेंट का तो हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत की। तो किसी भी कंपोनेंट का जब मास प्रतिशत निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला जाता है, उसके मास बटे आपका जो क्या होता है टोटल मिक्सचर का मास होता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक बेंजीन, तो क्या है मास ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, बेंजीन का द्रव्यमान जिसे मैं ए मान लेती हूँ। ठीक है, वो कितना है आपका 22 ग्राम है। ओके, वहीं पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब आपको दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बी, वो कितना है 122 ग्राम। ओके, इतना है। अब आपको निकालना क्या है, बेंजीन घुली हुई है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, और बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। ठीक है, यानी अलग अलग, पहले बेंजीन के द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, फिर आप किसका करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और इन सबको ज्ञात करने के लिए आपने कहा बेंजीन का द्रव्यमान हम ए मान लेते हैं, तो आपने बोला कि इसमें था कार्बन टेट्राक्लोराइड बी। ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया बच्चे, इसमें डाल दिया आपने ए डाल दिया जो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपने घोल दिया है। अगर आप बोले कि हमें ए का द्रव्यमान पता है और बी का द्रव्यमान भी पता है, तो हमें पूरे मिक्सचर का द्रव्यमान पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, क्या कहा हमने, ए का द्रव्यमान भी हमें पता है, बी का द्रव्यमान भी पता है, इस मिक्सचर का द्रव्यमान हमें पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे मिश्रण का द्रव्यमान सी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा, यानी A का द्रव्यमान धन B का द्रव्यमान। समझ रहे हैं, क्योंकि A और B ही तो आपके सोल्यूशन में है। अगर मैं कह रही हूं कि 10 ग्राम आपने चीनी ले ली है, उसमें आपने 5 ग्राम नमक मिला दी है, तो अब उस पूरे मिश्रण का द्रव्यमान कितना हो गया, तो 15 ग्राम हो गया ना, चीनी का द्रव्यमान धन नमक का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसी प्रकार का बेंजीन का द्रव्यमान धन कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, तो पूरे मिश्रण का द्रव्यमान या सॉल्यूशन का आप पूरे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिश्रण का द्रव्यमान, तो मिश्रण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A प्लस बी, यानी कि आपका इसका द्रव्यमान धन इसका द्रव्यमान, तो कितना हो गया 22 प्लस 122, यानी 144 ग्राम। क्लियर है, तो पूरे मिश्रण का द्रव्यमान भी आपको पता चल गया है। ओके, यानी आपने कुछ नहीं किया है, आपके पास दो द्रव्यमान थे ए और बी, और कहा गया है कि उन दोनों को आपस में मिलाया गया है, ए को बी में घोला गया है या मिलाया गया है। तो अब पूरे
जो मिश्रण बनाया है आपने, मिक्सचर बनाया है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? तो उसका द्रव्यमान A धन B का द्रव्यमान हो जाता है। तो हमने निकाल लिया कि जो पूरा मिश्रण है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसका द्रव्यमान 144 ग्राम हो गया है। ठीक है, अब हमें एक एक करके बताना है कि इस 144 ग्राम में जो आपका बेंजीन है 22 ग्राम, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, उसमें से मेरे 80 मार्क्स आए हैं, तो 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 80 मार्क्स जो आपने क्या किए, ऑब्टेन किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे, 100 इंटू 100, ये करते हैं। तो यही आपने यहां पर करना है। क्या करेंगे, जिस भी आपने कंपोनेंट का प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, उसके द्रव्यमान से बटे पूरे मिश्रण का द्रव्यमान और इंटू 100 कर देंगे। ओके, चलिए तो आप लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान जिसको आपने ए बोला, बटे मिश्रण का द्रव्यमान जिसको आपने ए प्लस बी बोला। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे किससे, 100 से। ओके, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो जाएगा बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम, 22 ग्राम अपॉन मिश्रण का द्रव्यमान कितना निकाला था, 144 ग्राम, 144 गुणा 100। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ बेंजीन या बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत जो आपको निकालना था। ठीक है, क्लियर है, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो ये बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है आपका कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के का भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 15.28%। तो इतना द्रव्यमान प्रतिशत है किसका, बेंजीन का, उस पूरे मिश्रण में, यानी इतनी परसेंट वहां पर क्या है, बेंजीन है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ओके, निकालते हैं आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया गया है आपको, 122 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इसका निकालना क्या है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जितने आपके यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं किससे, टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं, यानी आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, और हमेशा परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप मानते हैं कोई भी चीज जो है अगर उसका होल पार्ट की बात की जाए तो वो 100% होता है। ठीक है ना, यानी एक होल है, सपोज आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट्स हैं, तो 10 बिस्किट्स का मतलब क्या है, 100%। ओके, तो ऐसा ही हमारे पास जो ए और बी का सोल्यूशन है वो कितना आया है, 144 ग्राम उसका मास आया है, यानी कि द्रव्यमान, तो वो 144 ग्राम जो द्रव्यमान है वो क्या है, वो 100% है। ठीक है, उस सॉल्यूशन का, और उसमें से आपको 15.28% क्या मिल गया है, बेंजीन मिल गया है। ठीक है, इतना तो क्या है, बेंजीन है उसमें, इसके अलावा जो बचेगा वो क्या है, वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ओके, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हमने बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो क्या था, बेंजीन का द्रव्यमान बटे पूरे मिश्रण का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड
का द्रव्यमान बटे मिश्रण का द्रव्यमान। तो मिश्रण में क्या है, दो ही चीजें तो हैं आपका ए और बी, यानी कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मिश्रण का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 122 ग्राम था आपका किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, और मिश्रण का द्रव्यमान है 144 इंटू 100, ठीक है। जिस प्रकार से कैसे निकाल रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, हमने कहा 10 ग्राम सपोज आपके पास शुगर है यानी चीनी है, उसमें 5 ग्राम आपने सॉल्ट यानी कि नमक मिला दी है, तो आपके पास एक मिश्रण आ गया है, ठीक है, किसका, नमक और चीनी का, जो कि कितना हो गया है, 15 ग्राम हो गया है। तो उस 15 ग्राम में से आपको बताना है कि चीनी का ग्राम जो है प्रतिशत, मास परसेंटेज, वो कितना होगा। तो चीनी आपने 10 ग्राम ली थी, तो 10/15 आप करेंगे इंटू 100, ओके। 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आता है। उसके बाद हमने कहा अगर सॉल्ट का आपको निकालना है, यानी नमक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है उस मिश्रण में, तो आप क्या करेंगे, 5/15 इंटू 100 करेंगे, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नमक का द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है, तो जो कि बी हमने बोला था कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 122/144 इंटू 100 इज इक्वल टू 84.72%, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ओके। तो अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत और बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बच्चों, हम किसी भी, ये तो आपका बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल था, इसके अलावा भी आप किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर में ये सीखा है कि किस प्रकार से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का या कंपोनेंट का आप द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं, ओके। 1 लीटर यानी यहाँ पे दिया गया 1 लीटर यानी 1030 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आपका क्वेश्चन जो है ये इसके साथ आपको और में मिलेगा यानी अथवा में मिलेगा। 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में बताइए। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में आपको बतानी है, ठीक है, सांद्रता। तो पार्ट्स पर मिलियन में बताने के लिए आप क्या कर देते थे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट घुल रहा है बटे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सोल्यूशन। तो कितना टोटल कितना सोल्यूशन है वो इंटू आपका क्या कर देते थे, 10⁶ कर देते थे, और ये आपको क्या मिल जाता था, जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको आप घोल रहे हैं सोल्यूट, उसका मिल जाता है पार्ट्स पर मिलियन में, ओके। चलिए नोट करेंगे। इसको आप 1030 कर देंगे। तो ये आपका पीपीएम में सांद्रता आ जाएगी, ओके।
चलिए, अब ऐसा पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता निकालने के लिए आएगा तो होपफुली वो आप कर लेंगे। देन 15, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हेलोजन जो है वो +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीडेशन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए। Fluorine exhibits only -1 oxidation state, whereas other halogens exhibit in +1, +3, +5 and +7 oxidation state. ऑल्सो एक्सप्लेन। तो फ्लोरीन क्यों सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? क्योंकि जब आप फ्लोरीन की बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। आप पीरियडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? आपका फ्लोरीन है। सो इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ये कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, और इसके पास क्या नहीं है? इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है इन इट्स वैलेंस शेल। इसकी जो वैलेंस शेल होगी यानी संयोजी जो कोश होगा उसमें भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं। सो इट कैनॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, तो ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। एंड अदर हेलोजेंस हैव डी ऑर्बिटल्स, देयरफॉर दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट्स and they can show +1, +3, +5 and +7 oxidation state also. Okay, तो वो क्या करता है? +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करता है? शो करता है। ओके, चलिए नोट करेंगे आंसर। फ्लोरीन में संयोजी कोश में डी कक्षक नहीं है। डी कक्षक नहीं है, इस वजह से ये आपका सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जबकि औरों की बात करेंगे आप, और जो अन्य हेलोजन है फ्लोरीन के अलावा, वो सब क्या करते हैं? वो आपका इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। पहला है एल्कोसोल, दूसरा है आपका एरोसोल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जैसे आप शॉर्ट नोट में लिखते हैं ना, ऐसे ही नोट लिखना है आपको, और क्या करना है? एग्जाम्पल भी देना है आपको। पहला है आपका एल्कोसोल। व्हेन द डिस्पर्स फेज इज solid and the dispersion medium is alcohol, then the colloids formed are referred to as alcohol. जब क्या हो रहा है? डिस्पर्स फेज जो आपका है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो क्या है? एल्कोहल है। एल्कोसॉल से आप समझ सकते हो, तो एल्को यानी एल्कोहल क्या है आपका? डिस्पर्सन मीडियम होगा, और जो सॉलिड आपका क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगा। ओके, देन द कोलॉइड्स फॉर्म्ड आर रेफर्ड टू एज एल्कोसॉल।
An example of alcohol is the sol of cellulose nitrate in ethyl alcohol. ठीक है, solution of cellulose nitrate, cellulose nitrate का solution है किसमें, ethyl alcohol में, यानी alcohol में cellulose nitrate का solution बना रहे हैं, तो ये एक क्या है, alcohol का example है. दूसरा है आपका aerosol. aerosol तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका when the dispersed phase is liquid or solid and the dispersing medium is gas, then the colloids form are referred to as aerosol. तो aerosol में air जैसा कुछ समझ आ रहा है, फर्स्ट जो लेटर है AERO, तो एरो यानी एयर, एयर क्या है, गैसेस का आपका क्या है, मिक्सचर है, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो क्या है, गैस है यहाँ पर. और एरोसोल, सोल यानी सॉलिड और लिक्विड भी आप यहाँ पर कहेंगे, तो डिस्पर्स फेज में क्या आएगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों आ सकते हैं, और आपका जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उसमें गैस आएगा. देन द कॉलॉइड्स फॉर्म आर रेफर टू एज एरोसोल. तो ऐसे प्रकार से बने हुए कॉलॉइड्स को क्या कहा जाता है, आपका एरोसोल्स कहा जाता है. फॉग एंड मिस्ट आर एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स वेयर द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस. फॉग और मिस्ट जो होता है, कोहरा वगैरह होता है जो आपका, वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होते हैं जहां पर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, गैस होता है. स्मोक एंड ऑटोमोबाइल्स exhaust are example of aerosols where the dispersed phase is solid and the dispersing medium is gas. ठीक है, तो स्मोक जो हो गया, धुआं, वो भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं धुएं में क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं. तो वो कैसे प्रकार का एरोसोल है, जिसमें कि डिस्पर्सिंग मीडियम आपका क्या है, गैस है, लेकिन आपका डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, एरोसोल कहा जाएगा. ठीक है, तो एल्कोसोल यानी कि एल्कोहल डिस्पर्सिंग मीडियम है आपका और डिस्पर्स फेज है सॉलिड. वहीं पर एरोसोल जहां पर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो जाएगा और डिस्पर्स फेज आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, और एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पर इनके देख लिए हैं, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप ये भी कर लेंगे. 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि सेल्यूलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल, दिस सोल्यूशन इज फ्रॉम विच कैटेगरी, तो आप बताएंगे कि एल्कोसोल की कैटेगरी से आता है. वहीं पूछ लेंगे स्मोक क्या है, किस प्रकार के वो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आप बोलेंगे, यानी क्या किस किस चीज से आप बताएंगे कि कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो आप बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है आपका, गैस है, और वहीं डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. ठीक है, फॉग का एग्जाम्पल, फॉग वाला क्वेश्चन आ सकता है कि फॉग किस में आएगा, तो फॉग क्या है, एरोसोल का प्रकार है आपका. ओके, चलिए नोट करेंगे. एल्कोसोल जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होता है, तो बनने वाले कोलाइड को एल्कोसोल कहलाते हैं. एथिल अल्कोहल में सेल्यूलोज नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसको एल्कोसोल, वो एल्कोसोल का एक उदाहरण है. वहीं पर एरोसोल क्या है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको आप डिस्पर्स फेज कह रहे हैं, वो द्रव या ठोस होगी और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम वो क्या होगा, गैस होगा, तो बनने वाले कोलॉइड्स को क्या कहा जाएगा, एरोसोल कहा जाता है. कोहरा और धुंध एरोसोल्स के उदाहरण है, जहां परिक्षिप्त अवस्था जो है वो तरल है और परिक्षेपण माध्यम क्या है आपका, गैस है. धुआं और ऑटोमोबाइल निकास जो होता है वो एरोसोल के उदाहरण है, जहां परिक्षिप्त जो आपका प्रावस्था होगी वो क्या होगा, ठोस होगा, और परिक्षेपण माध्यम क्या होगी, गैस होगी. ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से. चलिए, तो ये हो गया आपका एल्कोसोल और एरोसोल. ठीक है, नेक्स्ट है हार्डी शूजे का नियम समझाइए. ठीक है, नोट करिए प्रश्न. ये आपका ऑप्शन में है, यानी जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 16 था, उसके विकल्प में ये है कि यानी इसमें और उसमें से आप किसी एक को कर सकते हैं. ठीक है, तो हार्डी शूजे का नियम आपको पूरा समझाना है.
पहले आप नियम बताएंगे, फिर उस रिलेटेड आप एग्जाम्पल देंगे, यानी वो कहाँ कहाँ लागू होता है ये आप बताएंगे, या उसके एग्जाम्पल जो हैं वो आप यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने एक बार फिर से 2022 के प्रश्न पत्र में जो जो प्रश्न आए थे उनको हल किया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया है, तो वो प्रश्न आप करके लाएंगे, उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे ये आप बताएंगे, ठीक है। आने वाले सेशन में फिर से हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।